अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने 24वां रोज़ा इख्तियार किया हुआ है और यकीनन आज रात भी हम लैलतुल क़द्र की तलाश करेंगे। आखिरी अशरा है रमज़ान मुबारक का और यकीनन ताक रातों में अगर देखा जाए तो तीसरी ताक रात है ये आखिरी अशरे की। अच्छा जी, हम कल परसों से देख रहे हैं, बल्कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जिस खबर ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचाया हुआ है, इट इज़ अबाउट अ मिसिंग गर्ल कॉल्ड दुआ ज़हरा। और सबसे पहले ये ख़बर हमने एक नेटवर्क पे देखी जब ये पेरेंट्स, बेचारे बेबस पेरेंट्स, मंजर आम पे आए और व्यूअर्स से उन्होंने अपील की कि उनकी बेटी मिसिंग है और किसी काम की गर्ज से घर में जो ट्रैश था उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो नीचे उतरी एंड शी हैज़ नॉट बिन कम शी डिडंट कम बैक। तो उस वक्त अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि ये बच्ची को अबडक्ट कर लिया गया है और ये अगवा बराए तावान का भी मामला है या किसी और तरह की कोई सिचुएशन है। अब इसके ऊपर छानबीन शुरू हुई। हम देखते हैं कि मुतालिका इदारे हरकत में आए। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए क्योंकि एक बच्ची का मामला था। पेरेंट्स के मुताबिक इनकी उम्र 14.5 साल की है। यकीनन बीइंग अ माइनर इट वाज वेरी वेरी ट्रबलसम। अच्छा, इसी असना में इसी दौरान 2-3 और इस तरह के केसेस आए और कुछ लड़कियां, कुछ बच्चियां जो बाजियाब हुई, तो कन्फ्यूजन ये भी था कि इज़ दिस दुआ ज़हरा और नॉट, लेकिन उस पर क्लैरिटी आई कि ये दुआ ज़हरा नहीं थी। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, इसमें हमने देखा कि पेरेंट्स बेचारों ने दे डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। उन्होंने जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील की, सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील की और यकीनन तमाम इदारों ने आगे बढ़कर उनको मदद भी की। दुआ ज़हरा वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। पाकिस्तानियों ने अपनी हमदर्दी का इजहार किया। यकीनन पेरेंट्स की जो बेबसी, जो तकलीफ़ थी, उससे रिलेट वो कर रहे थे। माँ ने रो रो कर लोगों से अपील की कि जी उसकी बच्ची किसी के भी पास है तो किसी माँ की बद्दुआ वो शख्स ना ले और बच्ची को बखैरियत घर वापस पहुँचाए। बाप ने कहा जी अगर इदारे हरकत में नहीं आते तो मैं बच्ची की लाश कबूल नहीं करूँगा, मुझे अपनी बेटी ज़िंदा और सलामत चाहिए। इस तमाम सिनेरियो में सूरत हाल अब बहुत मुख्तलिफ हो गई है जब हमने देखा कि कल इस बच्ची को बाजियाब कर लिया गया लाहौर से। इस बात की तस्दीक खुद चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी की और तमाम इदारों ने की। थोड़ी ही देर में उनकी तमाम तर वीडियोज़ और चीज़ें भी गर्दिश में आने लगी क्योंकि बीच में ये बात की गई कि 14 साल की बच्ची से निकाह कर लिया गया है और यकीनन बीइंग अ माइनर हर जगह ये बात होने लगी कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत ये कानूनन जुर्म भी है, ऐसा कोई निकाह लागू भी नहीं होता। लेकिन फिर इस कहानी में एक मज़ीद मोड़ ये आता है कि कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई बहुत सारी वीडियोस दुआ ज़हरा की जिसके अंदर वो ख़ुद क्लेम करती हैं कि उनको किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई और उनकी उम्र 14 साल नहीं है। उनके वालिदैन झूठ बोल रहे हैं, उनकी उम्र दरअसल 18 साल है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है। सो नाउ दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट और इसमें कई एंगल्स आते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनसे उनका निकाह हुआ है उसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शुएब या शुएब करके लड़के का नाम है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी उम्र का शख्स है जिसने इनको वर्गलाया हो, ग्रूम किया हो, क्योंकि बीच में ये बात भी की जा रही थी कि जब बच्चे सोशल मीडिया पर होते हैं, ख़ासतौर पर एडोलेसेंट टीनेज ईयर्स के, तो उनको वर्गलाना, उनके जहन में कोई भी बात डालना बड़ा आसान होता है। लेकिन देखने में आया कि दोनों हम उम्र हैं। पबजी के चैट रूम में इनकी मुलाकात हुई और कोई रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद ये कदम उठाया गया। दुआ ज़हरा के मुताबिक उसके वालिदैन उस पर बहुत सख्ती करते, मारपीट करते और उसकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। अभी तक पेरेंट्स का यही क्लेम है कि नहीं जी, शी स्टिल अंडर एज, ये निकाह कानूनन वैलिड नहीं है और बल्कि जुर्म है। और वो बहुत सारे पेपर्स और उनके पास जो दस्तावेज़ात है कि जी अपने निकाह की तारीख है, जी हमारे निकाह को जब इतना वक्त नहीं गुजरा है तो इनकी उम्र 18 साल कैसे हो सकती है। बट दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी जो बहुत सारे और एंगल्स को लेकर आती है। अगर आपको याद हो, जब भी ख़ानदानी सिस्टम की बात की जाती है, नौजवान नस्ल की बेरारवी की बात की जाती है, इसी तरह के सिचुएशन में कि दे शुड नॉट बी दे शुड नॉट बी डेटिंग, छुप छुप के किसी से मिलना, किसी से अंडरस्टैंडिंग होना हमारे माशरे में और दीनी एतबार से भी मायूब समझा जाता है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके हल के तौर पर अक्सर कहा जाता है कि जी फिर आप निकाह को आम करें, निकाह को आसान बनाएं। ये हमारे सामने एक क्लासिक सिचुएशन है जिसके अंदर लड़की ने अपना जो हक है निकाह का उसको इस्तेमाल करते हुए शी हैज़ एक्चुअली पुट इट इन एक्शन। लेकिन ये यकीनन उसके ख़ानदान के लिए, उसकी फैमिली के लिए, सबके लिए डिस्ट्रेस का बायस बनी है। उनका क्लेम कितना सही है, क्या ये कल्चरली सही है, गलत है, इस पर आप भी कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल करके हमें बताइए कि इस मौजू के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर आपकी क्या राय है एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली बी टेकिंग दैट। अच्छा जी, जल्दी से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले
पहले शेफ़ समिया से मिलते हैं, लेट्स सी व्हाट शी इज़ कुकिंग, और उसके बाद ये सब्जेक्ट तो हमने आज अपने पैनल से भी डिस्कस करना है। वो तमाम पेरेंट्स जिनके टीनेज बच्चे हैं, आई थिंक उनके लिए ये बड़ी रेलिवेंट कॉन्वर्जेसन होगी। आपको याद होगा कि दुआए ज़हरा की मिसिंग होने के साथ ही हमने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने बात की थी सोशल मीडिया पे और अदरवाइज़ बच्चों के ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं। सो टुडे आई थिंक इट्स ओनली टाइमली एंड इट्स ओनली अप्रोप्रिएट कि हम उसको एक स्टेप और आगे लेके जाएं। लेट्स सी व्हाट Samia is cooking. Assalamu alaikum, Samia. I see a lot of fruits here. Are you making a fruit chart? No, I am not making a fruit chart. First of all, walaikum assalam. I am making a fruit trifle. ज़बरदस्त जी। और आम तौर पे मैंने ट्राइफल्स में ऑरेंजेस कम देखे हैं। लेट्स सी हाउ शी इज़ गोइंग टू पुट दैट टुगेदर। लेकिन आपका ये कस्टर्ड के साथ तो आप बना रही हैं ना? कस्टर्ड के साथ है, इनफैक्ट रफ़ान का कस्टर्ड है और रफ़ान की जली भी है। ज़बरदस्त। दैट फाइनल लेयर, द टॉपिंग वुड बी ए जेली लेयर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि a lot of people like sponge cake in their trifles. Are you fond of that? नहीं, I like it in my custard actually. हाँ, अच्छा, मुझे फ्रूट ट्राइफल में हमेशा मुझे आई लाइक दैट लेयर ऑफ स्पंज केक। आई थिंक एवरीथिंग केक। मैं एक ज़माने में मुझे लगता है मैं एक दफ़ा मैं फ्रांस में भी पैदा हुई हूँ शायद मैरी एंटोनेट की तरह ना, डोंट हैव ब्रेड गिव देम केक्स। तो मेरा वो फिनोमेना चलता है, एनी काइंड ऑफ अ केक, ऑल काइंड्स ऑफ केक्स इज़ माई, और स्पेशली अगर फ्रेशली बेक्ड हो एंड राइट आउट ऑफ द ओवन हो, there's no resisting it. बस इसलिए हम लोग नहीं करे ताकि आपका रोज़ा ना टूटे। हाय, क्या ये नहीं, बर्दाश्त तो मैं कर लेती लेकिन हाँ काफ़ी टेम्पटिंग होता। सो वी हैव कीवीज here, we have apples here, oranges here and bananas. सबसे ज़्यादा मज़े के apples and bananas लगते हैं। I think they have the right texture. This brings in the crunch. Exactly. This brings in the depth and the gooiness. और we have strawberries as well. Ooh, और nice. strawberries जो हैं वो खूबसूरती बहुत Absolutely. अच्छा, presentation के अलावा I like the tanginess of it. The tanginess, I think the kiwi is going to do the same thing. और आपने तो खैर माशाल्लाह इसमें oranges भी डाले। That I'm very intrigued about. मुझे ये बताओ custard का flavor क्या होगा, strawberry या vanilla? Strawberry. Strawberry with oranges. काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। Let's see how it comes out and comes together. Thank you so much for that. I'll be back and we'll see what happens here. इसके अलावा मरियम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल चाल है आपके? मरियम, सबसे पहले तो मुझे बताओ, आज सुबह जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अभी शुरुआत में दुआए ज़हरा का, एंड किस तरह देखती हो इसको? इससे कुछ जहन में सवाल आते हैं तुम्हारे इस पूरी कहानी को सुन के? तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है पहली बात। और कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं उनके घर वालों की गलती है। मुझे लगता है कि हर एक का क्लेम इतना मुख्तलिफ है, तो गलती से पहले अभी तो हम सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आयशा भी होंगी, शाहनज़ीर साहब भी होंगे, उनसे भी ज़रा डिस्कस करते हैं। रेमेडीज़ तो वो आपको देंगे ही, लेकिन वी आर गोइंग टू ओपन अप द फ्लोर एंड टेक देयर ओपिनियन ऑन इट। मेरे दोनों मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा और शाहनज़ीर साहब। यकीनन एज हेल्थ एक्सपर्ट्स आज का हमारा टॉपिक था कि हम वेट मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे, हम वज़न के कम करने के हवाले से जो लोगों की स्ट्रगल्स हैं, स्लीप पैटर्न्स पे बात करेंगे। इस पर बहुत सवाल आ रहे हैं, ऑल्दो वी ट्राई टू कवर देम एवरी डे, लेकिन फिर भी कीप क्वेश्चंस हमारे पास यही हैं। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हमारे आज के टॉपिक से ही करते हैं कि इस वक्त पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। वेकअप कॉल है, माह रमज़ान का महीना है और यकीनन हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, ख़ास छोटे ही कहेंगे क्योंकि पुख्ता उम्र तो नहीं है, अगर आप इस डिबेट में भी पड़ जाएं कि उम्र 14 साल है या 16 साल है या 18 साल है, ये एक बहुत ही कच्चा जहन है। और इस कच्चे जहन में ठीक है आप अपने पेरेंट्स से बागी हो सकते हैं, आप इस बात पे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि वो जहाँ आपकी शादी करा रहे हैं आप वहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन एक 14, 16, 18 साल की लड़की का ये कदम उठाना कि मैं अपने घर से निकल के एक शख्स से निकाह करना चाहती हूँ, दैट इन इट सेल्फ इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। यानी इस उम्र में अगर कोई भाग के ये कहना कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे फिर भी समझ में आता है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी के लिए पॉसिबिलिटीज़ खोल रहे हैं, लेकिन अगर एक शख्स को आपने अपनी ज़िंदगी का महवर बना लिया है और आपको लगता है कि एक बेहतर ज़िंदगी या एट अ चांस ऑफ अ बेटर ज़िंदगी सिर्फ इसी के साथ पॉसिबल है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दैट वी नीड टू डू एज अ सोसाइटी। शाहनज़ीर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि बतौर पेरेंट, बतौर मेंबर ऑफ सोसाइटी, आप इस पूरे केस को, इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें यह है कि बच्चों की वालिदैन के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो देखनी पड़ती है कि आप उसमें वालिदैन का कितना राब्ता है बच्चों से, अपने बच्चों को कितना समझ सकें और बच्चे अपने वालिदैन को कितना समझ सकें। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे मेरा बेटा जैसे ही वो भी 18 साल का हुआ तो उसने आके घर में कहा कि मुझे एक बच्ची पसंद है। वो हमारी गली में ही रहती थी, तो मैं उनके घर पे गया, मैं देख कर आया तो मेरा बच्चा काम नहीं करता था। तो मैंने उस बच्ची को बिठाया अपने पास, मैंने कहा मेरी बेटी हो, ठीक है, अब मैं आपके अंदर मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन मेरा बेटा जो है आपके काबिल नहीं है,
कहती है क्यों? मैंने कहा मेरा बेटा काम नहीं करता। आपकी देखभाल कैसे करेगा? आपकी देखभाल कैसे करेगा? और मेरा बेटा जो है वो गलियों में खेलता है, या तो वो पढ़ रहा है और साथ में खेल रहा है, आपको कैसे संभालेगा वो? ठीक है, कहते नहीं आप हमारी शादी करा दें। मैंने फिर भी इनकार किया। फिर मेरा बेटा मुझे कहता रहा, इसमें 6 महीने गुजर गए। आखिर में उन दोनों ने हल ये निकाला, वो दोनों अपने वालिदैन के साथ, वो बच्ची भी अपने वालिदा और वालिद के साथ आई और वो मेरे पास आके बैठ गए, बोला हमारी शादी करा दो। मैंने उसके वालिदैन को एतमाद में लिया। मैंने कहा देखो मुझे कोई एतराज़ नहीं, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, मैं खुद औलाद वाला हूँ, लेकिन मेरा बेटा सही नहीं है। बोला नहीं हम इसको सही कर देंगे। मैंने कहा फिर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप कर दें। हमने उसका निकाह करा दिया। ठीक है, उसमें मेरे दोस्त भी इन्वॉल्व हो गए थे, उन्होंने भी मुझे पकड़ा कि भाई क्यों नहीं करा रहे हो। मैंने कहा अपने बच्चे की कंडीशन बताई, लेकिन नहीं माने। अब शादी करा दी। अब मेरा बेटा जो है वो 2 साल तक, आज उसकी शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन अभी तक वो काम नहीं करता। अब वो बच्ची मुझे कहती है अब्बू आप तो सही कह रहे थे। मैंने कहा बेटा हम गलत नहीं कहते हैं। कोई भी घर का फ़र्द जो बड़ा वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर समझते हैं, दूसरों के बच्चों का भी फ्यूचर बेहतर समझते हैं। कि कल हम किसी की बेटी को लेकर आ रहे हैं, दीवारें उनके घर में भी हैं, टेलीविज़न उनके घर पे भी लगा हुआ है, रोटी माँ बाप भी दे रहे हैं, वो आती है घर बसाने के लिए, फैमिली बनाने के लिए। जब वो चीज़ उसको मैसर नहीं होगी तो जाहिर बात है वो यही कहेगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं उस वक्त जो आयशा, लेकिन वालिदैन की बात को सुन लेना चाहिए, बच्चों को अपना कदम ना उठाए। नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं उस वक्त जो ये इमोशनल एक गुबार होता है या एक उबाल होता है, और हम ड्रामों में कहानियाँ, बहुत सारी फैंटेसीज़ होती हैं, जीने मरने की कस्में वादे साथ खा रहे होते हैं आयशा, उनको लगता है कि सिर्फ वाहिद जो स्ट्रगल है या जो हर्डल है जिसको क्रॉस करना है वो ये कि शादी कर लें, उसके बाद ज़िंदगी खुद हम थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है टाइप में गुजर जाएगी कि अच्छा ये फिर काम तो करेगा ही, हमारे पास कम पैसे भी होंगे, कोई बात नहीं, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, लेकिन ऐसा शख्स के साथ तो होंगी जो मुझसे प्यार करता है। इज़ दैट द फैंटेसी? आप क्या समझती हैं लड़कियों की साइकी क्या होती है? लड़कियों की जो साइकी होती है, एक्चुअली हम लोग भी इसी एज से और इसी सारे जज्बात से गुजरे हुए हैं, और अब मेरे बच्चे उसी एज ग्रुप में हैं, मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग में, और वही टीनेज और सारी चीज़ें हैं। बच्चों के साथ बैठ के बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के अंदर जज्बात बहुत होते हैं। आप डेली का आधा घंटा या 15 से 20 मिनट, अगर आप डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली मौजूद है या रात में बेड के ऊपर सारे बच्चे माँ बाप के, तो उनके साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। अच्छा, क्या होता है उस वक्त? आप मुझे मेडिकली बताओ कि जैसे हम कहते हैं ना एडोलेसेंस में हार्मोन्स आर रेजिंग, आप पीक पे हैं अपनी तमाम डिज़ायर्स के भी और हर चीज़ के, तो उस वक्त बच्चे का जहन जब आप उसको लॉजिक दे रहे होते हैं, क्या ना कबूल नहीं कर रहा होता? बच्चे का जहन ना कबूल नहीं कर रहा होता, आपने उसको मिसाल दे के समझाना होता है, और ये बात उस पर बहुत वाज़े करनी होती है कि उस वक़्त मैं जब तुम्हारी उम्र के हिसाब से थी, जब मैंने कुछ डिसीजंस लिए और मेरे पेरेंट्स ने उस वक़्त मुझे गाइड किया, तो जो डिसीजंस मेरे वालिदैन ने मेरे लिए लिए थे वो ठीक थे, जो मैंने अपने बारे में लिए वो गलत साबित हुए। माँ बाप का जो तज्ज़िया होता है ना, जितना मैं अपने औलाद को जानती हूँ, पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उसकी ख्वाहिशात को जाना, वो बच्चा अपने बारे में नहीं जान रहा होता। वो फ़ैसला जो अपने बारे में करता है वो जज्बात के अंदर बहकते हुए कर रहा होता है, उसको नहीं समझ में आता। तो बच्चे को आपने ये बहुत बेहतर तरीके से समझाना है कि तुम हमारा सब कुछ हो, तुमसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जो फ़ैसला मैं तुम्हारे लिए करूँगी वो सबसे बेहतरीन होगा। तुम जल्दी में आके कोई, लेकिन जब तक आप उसके साथ एक फ्रेंडली नेचर नहीं रखेंगे, दोस्तों वाला माहौल घर में नहीं रखेंगे, वो दिल की बात बच्चा आपको नहीं बताएगा। अच्छा, और थोड़ा सा इसमें शायद लीवे भी देना पड़ेगा। जैसे आपने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया कि अगर आपके बेटे ने किसी की पसंदीदगी का इजहार किया तो एक बड़े महज़्ज़ब अंदाज से उस फैमिली से मिल लेना या उस कैंडिडेट से मिल लेना, ये बच्चों में और मज़ीद एतमाद को बढ़ाता है, बजाय इसके कि जंगो जदल का माहौल बना दिया जाए और विलन बन जाए और आप कहें नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता और ये मुझे कबूल ही नहीं है। बच्चे की बात को थोड़ा सा ह्यूमर करना कि भाई ठीक है, हम समझते हैं कि हम तुमसे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारी थिंकिंग भी कम्प्लीटली गलत नहीं है, चलो आओ देखते हैं कि तुम्हारी पसंद क्या है या तुम्हारे जहन में क्या है। नहीं, देखें इसमें जो बहू होती है वो बेटी से बढ़कर होती है। अगर मैं अच्छा हूँ, मेरी वाइफ अच्छी है, तो मेरी बहू हमारे पाँव भी धोएगी। अगर हमारी बहू हमें एक गिलास पानी देती है, हम उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं अल्लाह तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे, तो वो मुझे 2 गिलास पानी देगी अगली बार। क्यों? कि मेरी तरफ से एक अच्छा पॉजिटिव उसको जवाब मिला। अच्छा। अगर मैं उससे लड़ूंगा, झगड़ूंगा, तो वो मुझसे दूर भागेगी, बल्कि 10 जगह डंडोरा लगाएगी कि नहीं गलत है ये मुझे डांटते हैं।
देखो हर एक चीज़ प्यार से होता है। आप काउंसलिंग करें बच्चों की, आप समझाएं। ये जो 15 साल से लेकर 20 साल तक की एज होती है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, एक ब्रेक फेल गाड़ी होती है, किसी वक्त भी हादसा कर सकते हैं। नहीं, और बटरफ्लाइज इन द टमी तो बड़े कॉमन है ना, ये जितने कहानियाँ होती हैं और कहते हैं ना कि आप फिल्मी कहानियाँ, ड्रामाई कहानियाँ इसी एज ब्रैकेट के लिए बनाई जाती हैं, उनके जहन पे एक तरह से इसकी एक एक फैंटेसी भी क्रिएट कर अच्छा, देती बच्चों की है। हर बात सुने आप, लेकिन आप अपने जहन में देखें कि बच्चे की बात में कितना वजन है। लेकिन आप ये अब देखें, बच्चे लड़वा भी देते हैं, याद रखिएगा। आप ये देखें, मुझे जो मैं इस केस पे अगर मैं वापस आऊँ शाहद अजीज साहब, कितनी प्लानिंग थी, यानी ये कोई एक लाउबाली जज्बाती कदम नहीं था। मैं इस पे बार बार जाना चाहती एक हूँ दिन का नहीं था ये। और कितने डिस्कनेक्टेड थे वो पेरेंट्स जिनको नहीं पता था कि उनके कोई भी उनके रवैये से, उनके रद्द अमल से एक बच्चा या उनके घर में रहने वाला एक फ़र्द इतना नाला हुआ है कि दे आर थिंकिंग कि अच्छा मैं यहाँ से अब कैसे निकलूँ। एक देखें, एक सर्वाइवल मोड नज़र आ रहा है ना, कि उसको लग रहा था कि ये ज़बरदस्ती मेरी शादी करा देंगे, ये मुझे समझते नहीं हैं, ये मुझे जानते नहीं हैं। मारपीट का भी उसने वहाँ पे जिक्र किया। तो आयशा, शी वाज थिंकिंग नहीं, इसमें मैं अलाइन करूँ। इधर एक चीज़ और मैं उसके बताना चाहूँगा। consequences- अच्छा, सॉरी मैं डॉक्टर आशा, कि मारपीट का भी यह हो सकता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की हो, तभी तो मारपीट की बात आई होगी। ये एक दिन का मसला नहीं होगा, ये काफ़ी दिनों का चल रहा होगा, जो कि लावा पकने के बाद फटा है। बिल्कुल, और फटा भी इस अंदाज में कि आप वही वाली बात के पहले तो लोगों ने कहा घर से गायब हो गई, लेकिन आप किसी गाड़ी, आपने अलाइनमेंट किया, आप बैठे हैं, आप गए हैं, आपको पता था एक दिन बाद आपका निकाह होना है, फिर उसके बाद आप लाहौर से बाजियाब हो रहे हैं, तो आप कराची से सफ़र करके वहाँ गए, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व। अच्छा, ये आपको खौफज़दा करता है? ये चीज़ बहुत खौफज़दा करती है। अच्छा, मोबाइल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके पास मोबाइल भी था, उसके पास पैकेजेस होते हैं मोबाइल के, उसके भी पैसे थे। फिर उसने घर के अंदर ही बैठ के ऑब्वियसली सारी प्लानिंग भी की। अगर वो घर से बाहर भी जाती थी तो माँ बाप को पता नहीं चला। वो इतने अरसे से उस बच्चे के साथ कनेक्टेड थी, पेरेंट्स को पता नहीं था। फिर वो माँ बाप के साथ इतने अरसे से आप अच्छे इसको से कितना बिहेव। मानती हैं, मुझे बताएं आयशा, यू आर अ पेरेंट योरसेल्फ, Yes. और ठीक है उन्होंने आके एक मीडिया में एक वर्जन उनका है चीज़ों का कि भाई बच्ची गायब है, वर्गलाया गया है, गायब हो गई, एट्सेट्रा। आप वाकई समझती हैं कि पेरेंट्स को नहीं पता होगा? जब नहीं, नहीं। एक वर्जन ये है ना, जैसे कह रहे हैं कि घर में बात हुई होगी तभी तो मारपीट, जोर ज़बरदस्ती हो रही है, और दूसरी तरफ हम ये अस्यूम करके चलें कि पेरेंट्स को पता ही नहीं था। नहीं नहीं, ये अज्यूम हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि पेरेंट्स को पता नहीं होगा। औलाद है, आपकी बेटी है, वो आपके घर के सामने, नज़रों के सामने है। टेंशन घर के अंदर पूरी, वो जो लावा जैसे बन रहा था और फिर फटा, हर चीज़ घर के अंदर हो रही थी। आपने सिर्फ आंखें बंद की हुई थी और आप इसी उसमें थे कि हमने अपने डंडे के हिसाब से इस मामले को लेके चलना है। अगर वो नहीं शादी करना चाह रही थी उस जगह पे जहाँ पे आप चाह रहे हैं, आप ना करते वहाँ पे। इस चीज़ को आप बेशक लंबा तोल थोड़ा दे टाइम देते, देते। आप उसके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ बेशक सेशंस करवाते, प्यार मोहब्बत से समझाते, लेकिन मामला इस हद तक नहीं जाता कि उसको भागना ही पड़ा और जाके ये स्टेप उठाना पड़ा। इससे जो बदनामी होती है और उसके बाद जो हमारी सोसाइटी जिस तरीके से, ना वो बच्ची इस सोसाइटी को फेस करने के काबिल रह जाती है, ना वो फैमिली वाले पीछे से किस तरीके से अब वो लोगों के सवालों के जवाब देंगे। मतलब उस लड़की ने जो भी ये स्टेप उठाया, अच्छा उठाया, बुरा किया, हो सकता है वो 18+ ही हो और उसने प्रॉपर चैनल के थ्रू ये निकाह किया, सब कुछ किया, वो भागी नहीं है, निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारी सोसाइटी इतना परेशान करती है। तो आप इस हद तक चले जाएं कि आपने बस एक स्टेप ले लिया और अब मैं करके रहूंगी, वहाँ तक चीज़ें ना जाएं। लेकिन फिर आप मैं अगर दोबारा करूं, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू डीमोनाइज एनीवन, अभी भी हमारे सामने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि हम ये समझें कि यार ये कोई मशकूक कैरेक्टर था या इसने कोई बहुत ही मायूब हरकत की। बिल्कुल आयशा सही कह रही हैं कि अगर बिल्कुल दीवार से किसी भी इंसान को लगाया जाता है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करता है। फिर उससे आप ये बईद रखें कि वो प्लानिंग भी करेगा, वो अपने लिए कोई रास्ता भी निकालेगा, वो वहाँ से भाग भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये हो सकता है कि उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, ये भी हो सकता है। देखो हर पहलू को देखें आप, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह उससे कहा गया उसने आके अपने बयान में कह दिया। अगर उसे कुछ देर काउंसलिंग की जाए, उसके साथ बैठा जाए, हमारे इदारे बैठ जाएं, जाके उससे मालूमात लें, तो बहुत कुछ निकल सकता है। हो सकता है इस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती हुई। इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि कई दफ़ा आपके ऊपर प्रेशर बिल्डिंग कई तरह की होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि वी डोंट नो
उसका ताल्लुक इस शख्स से जिसके साथ उसका निकाह हुआ है कैसा था। और बिल्कुल सही है कि ब्लैकमेलिंग अगर किसी और नौयत की नहीं तो एटलीस्ट इमोशनल ब्लैकमेलिंग हाँ, तो हो ही सकती है कि भाई इतने अरसे से हमारा ताल्लुक है, नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। और इस एज में बहुत सारे लोग एब्सोल्यूट्स में सोचते हैं, वो वाकई समझते हैं कि वो ट्रैप हो गए। आप छोटे बच्चों को देखें जो किसी भी तरह के जुर्म में फंसते हैं कि जी अगर उनको आप ड्रग ट्रैफिकिंग में लगा दें, चोरी चकारी पे लगा दें, उनको यही एहसास होता है कि शायद वो शिकंजे से निकल नहीं सकते, तभी वो किसी को ना बताते हैं और उस वो करने पे राज़ी हो जाते हैं जो उनके जिसका दबाव उन पे डाला जा रहा होता है। बहरहाल जी ये कॉन्वर्जेसन हम करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेसन। मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सारे लोग इस बारे में सोच रहे हैं, एब्सोल्यूट्स में ना सोचें, किसी को ब्लेम ना करें, हैव अ लिटिल कंपैशन फॉर द फैमिली एंड फॉर द गर्ल एज वेल। सही और गलत का तराजू भी आपने नहीं निकालना है, लेकिन ये कॉन्वर्जेसन भी हमने करनी है। हम डेमो आपको दिखाना चाहते थे, कुछ आप लोगों ने नुस्खे पूछे थे और दोनों डॉक्टर आयशा भी और इसके अलावा हमारे साथ शाहनज़ीर साहब हैं जो आपके लिए ज़बरदस्त रेमेडीज़ लेके आए थे, लेकिन हमारे पास एक रुकावट है कि हम वहाँ तक जा नहीं सकते। हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। शाहनज़ीर साहब, आज आप रेमेडी वैसे लाए किस चीज़ के थे? वेट लॉस के लिए लाए थे। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? देखिए इसमें एक जो जैसे टीन एज में हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से वेट बढ़ रहा होता है और मैरिड अनमैरिड सबका वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत फील होती है, पसीना बहुत आ रहा होता है, जिस्म भी फैल रहा होता है। तो उसको कम करने के लिए मैंने इसमें 3 रेमेडीज़ रखी हैं, मतलब 3 जड़ी बूटियाँ हैं। एक हमने रखी है तुख्म कासनी, एक असगर मुखी, एक लेमन ग्रास। तुख्म कासनी 1 चाय वाली चम्मच और असगर मुखी 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, सवा कप पानी में डाल के चोष दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना सकती हैं। आप देखिएगा 10-12 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये एक ही रेमेडी आज आपने बतानी थी और एक उनके लिए है जिनकी जो सिर्फ पेट निकल रहा होता है, अलग से हम देख रहे होते हैं कि टमी पे हाँ सिर्फ पेट निकला हुआ है। सिर्फ पेट को कम करने के लिए जीरा सफ़ेद, अजवाइन के पत्ते और सौंफ, अगर सौंफ ना मिले उसमें आंवला डाल दें, ठीक है। ये 50-50 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। आप देखिएगा इन चीज़ में आपके पेट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं, मैं अक्सर ये जब अजवाइन की बात आती है या बाकी जो गर्म तासीर की, नहीं ये अजवाइन के पत्ते मैंने कहा है, लेकिन पत्ते ठंडे होते हैं। कोई वेदर से रिलेटेड है, ये गर्मी में करें? क्योंकि अक्सर इस तरह के जब हम टोटके या नुस्खे गर्मियों में करते हैं या ऐसी कोई चीज़ होती है जो सर्दियों में भी एट टाइम्स हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, इसमें कोई सीजन का मसला नहीं है? सीजन का कोई इशू। ओके, बिल्कुल सही हो गया। आयशा जी, आपने भी वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट के लिए आज कोई रेमेडी बतानी थी, आप भी ज़रा अपनी रेमेडी शेयर करें। वेट लॉस टी है और एक फैट कटर ड्रिंक है। ओके। वेट लॉस टी है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कलौंजी, सौंफ, जीरा, दालचीनी और इलायची है, ठीक है। और जो फैट कटर ड्रिंक है उसके अंदर बेसिकली जो 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, उसमें एक इस्पगोला हस्क है और उसमें फ्लैक्स। बिल्कुल सही। अच्छा, ये ना आपने दोबारा बतानी है बिकॉज थोड़ा सा आपकी भी ऑडियो डिस्टर्ब है, बट लेट मी क्विकली गो इन द किचन जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है भाई किचन में? पीछे एक्चुअली हम लोग जो अपनी फ्रूट्स आपने देख के निकाल ली इतनी देर में। बिल्कुल सही है। को बहुत मस्ती सूझ रही है। इस देगची में हम बनाएंगे कस्टर्ड। सिद्रा को आज बहुत मस्ती सूझ रही है। हम लोग एक्चुअली पीछे फ्रूट्स काट रहे हैं और उसके बाद फिर हमने एक्चुअली जली के लिए हल्का सा जेलेटिन निकाला है, ताकि वो, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो ताकि वो जल्दी से सेट करे अपने हिसाब से, तो हमने जेलेटिन को ब्लूम करने रखा है। बेसिकली बहुत सिंपल तरीका होता है, जेलेटिन पाउडर जो आता है उसको थोड़ा सा पानी में थोड़ी देर करके रख दें, 5-10 मिनट्स के बाद वो हल्का सा ब्लूम करता है एंड देन इट्स रेडी टू यूज़। लेकिन मुझे बताओ, ये जो जेली हमारे पास पैकेट वाली जेली होती है रफान, वो तो हम डायरेक्टली गर्म पानी में डालते हैं, लेकिन लाइक आई सेड टाइम अभी थोड़ा सा छोटा है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर जेलेटिन डाल रही हूँ ताकि वो जो बेसिकली जल्दी सेट होने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाए। एक और चीज़ मुझे बताओ कि जब हम कुछ जेलीज में देखते हैं तो वो आपको बाकायदा कह रही होती है कि यू नो आपको उबलते हुए पानी में इसको ऐड करना है, लेकिन दी अदर्स वेरी क्लियरली से कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस से पानी नहीं होना चाहिए, 700-600 60 डिग्रीज पे होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि हमें खौलता हुआ पानी नहीं चाहिए, हल्का सा स्लाइटली सिमरिंग हो, नॉट एग्जैक्टली सिमरिंग, अ लिटिल बिट मोर देन सिमरिंग, विच इज़ रफली अराउंड 80 डिग्रीज जो है वो काफ़ी है, क्योंकि बॉइलिंग भी आपको बॉइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इट जस्ट शुड बी हॉट। ओके, ग्रेट। अच्छा, आखिरी सवाल, जो आप फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर रहे हो, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जो गरम कस्टर्ड में डाल दें
या उसको काट के अगर रखा हुआ है तो वो काले होने लगते हैं, तो यू ऑल्सो पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर या लेमन जूस ऑन इट? आई विल ऐड इट, और प्लस मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मेरा कस्टर्ड हल्का सा ठंडा हो जाए हाँ। बिफोर आई ऐड इट इन देयर, बिल्कुल सही ताकि वो फ्रूट्स की जो टेम्परेचर है वो उनको बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंजेस ना करे। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, शाहनाज़ जी सब यहाँ आ गए हैं हमारे पास, जो ऑलरेडी हमने रेमेडीज़ बताई थी, आई थिंक उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वेरी क्विकली अगर हम इसको असेंबल करें, बिकॉज वक्त भी हमारे पास बहुत कम है। देखें, सिर्फ पेट को अगर कम करना हो तो उसके लिए 3 चीज़ें मैंने बताई थी। 3 चीज़ें मैंने बताई थी। एक हमने ये बताया था अजवाइन के पत्ते, हाँ, ये साबुत है और ये इसका आपने पाउडर करके है। रखा हुआ है, बिल्कुल ये सही हमने है लिया 50 ग्राम। जी, ये है आंवला, बिल्कुल सही। ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 50 ग्राम। और कलौंजी भी ये पिसी हुई है। कलौंजी है, अगर कलौंजी ना हो तो साबुत है? सौंफ मिला लीजिए आप। ओके। ठीक है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये खास तौर पे आपकी टमी को टमी फ्लैटन को, करने पेट के को, लिए। पेट को कम करने लेकिन के इसके लिए साथ साथ एक्सरसाइज भी करें ना? आप वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें, इजाफी खूबी होगी। और जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट बिल्कुल भर के ना सही है। खाएं। और इसको आपने कहा कि एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, दिन में 2 मरतबा पानी के साथ बिल्कुल इस्तेमाल सही करें। हो गया। और दूसरी ठीक है? रेमेडी दूसरी हमारी रेमेडी ओवरऑल थी, फैट कटर है। ओवरऑल फेट कम करें, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी को कम करने के लिए हमने लिया ये असगर मुखी बूटी है। असगर मुखी, इसे पंजाब में खवी के नाम से पुकारते हैं। खवी। ये 1 चाय वाली चम्मच और तकरीबन 1 चम्मच के बराबर जी। है ये। और ये है मक्को दाना, सही। ये भी 1 चाय वाली चम्मच। और ये है तुख्म लेमन ग्रास, बिल्कुल सही। ये भी तकरीबन 2-3 टुकड़े डन। इसके। इसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। और 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। बिल्कुल सही और हो गया। वॉक करें, इजाफी खूबी होगी Done हो इंशाल्लाह गया ताला। आप देखिएगा 15 दिन में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में कितने स्मार्ट होते हैं। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट शाहनाज़ जी साहब। दोनों हमारे पास ऑप्शंस आ गई। आयशा सॉरी आपकी चीज़ें हम सेटअप नहीं कर पाए, बट वील सी इफ़ वी कैन पुट दैट ऑन। आपने जो फैट कटर बताया, और दोनों से मेरा आपका सवाल ये है, आप दोनों ने फैट कटर टीज़ एंड सॉल्यूशंस दिए हैं। जब ये वज़न कम होने लगता है, मैं अक्सर पूछती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि और फ्लैबी आप हो जाएंगे। व्हेन द फैट गोज़ अवे तो स्किन और लटक तो नहीं जाती, ख़ास तौर पे अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आयशा? देखिए, साथ में एक्सरसाइज करना, वर्जिश, वो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि रातों रात माला अमल ना करें। ख़वातीन में या मर्द हजरात में अचानक ये होता है कि खूब खाया, बहुत ज़्यादा वज़न हो गया 80s और 90s केजीज़ में, और उसके बाद उन्होंने विज़िट किया और कहा कि हमें जो ये अपना ये वेट लॉस करना है, और उसके बाद वो क्रैश प्रोग्राम्स के ऊपर चले गए, या कोई ऐसा डाइट प्लान दे दें कि हमारा वेट लॉस हो जाए और सब कुछ खाना पीना ख़त्म। तो जब आप क्रैश प्लान के ऊपर जाते हैं या ड्रास्टिक वेट लॉस की तरफ जाते हैं, तो तब ये फ्लैबीनेस आती है। फ्लैबीनेस भी आती है और डार्क सर्कल्स भी आते हैं, आपका चेहरा एज कर जाता है अचानक एज कर से। जाता है। अच्छा, तो अगर आप वज़न तो कम करना चाहते हैं लेकिन चेहरे की फ्रेशनेस रखना चाहते हैं, उसके लिए कोई सोल्यूशन देंगे? हाँ, चेहरे की फ्रेशनेस के लिए ये है कि विटामिन सी का इस्तेमाल डाइट के अंदर भी बहुत हो। वही जो मुझे रेमेडीज़ बतानी थी उसमें एक्चुअली लेमन का इस्तेमाल था, तो विटामिन सी को आप सप्लीमेंट फॉर्म में भी लें, और लेमन का इस्तेमाल जो है वो भी उसी ड्रिंक्स के अंदर भी करें, डाइट के अंदर भी करें। अगर उस मौसम के अंदर कोई भी आपको फ्रूट्स मिलते हैं, गुआवाज आए हुए, ऑरेंजेस आए हुए, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल ये सही। एंटी एजिंग भी होंगे, स्किन भी आपके साथ साथ ग्लो करेगी, तो ये वाले आपको प्रॉब्लम्स अच्छा, जो नहीं। फ्रेश जूसेस एंड आपके पास फ्रूट्स हैं ना, दे आर द बेस्ट रेमेडी। लेकिन आयशा, चलते चलते जो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, उसमें हर तरह की आपको वेरिएंट मिलेगा। मल्टीविटामिन्स में भी हम देख सकते हैं कहीं ज़्यादा होता है। इसके अलावा 250 mg से लेके 1000 mg तक आपके पास विटामिन सी अवेलेबल है। अगर हम ओवर द काउंटर ले रहे हैं, सिर्फ अपने फेस के ग्लो के लिए ले रहे हैं, तो कितना हमें लेना चाहिए एवरी डे? अगर हम 500 मिलीग्राम ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और अगर विटामिन सी हमें कैल्शियम के साथ मिल जाता है कॉम्बिनेशन में, तो शाम के टाइम पे वर्जिश करने के बाद जो इसके ड्रिंक्स कैल्शियम। मिलते हैं तो, और जिसको हम पानी में डाल के पीते हैं, अगर नाम लेते हैं तो नहीं तो वो हम ले लें तो वो बहुत अच्छा है। उससे हमें कैल्शियम भी मिल जाती है, और विटामिन सी भी कैल्शियम को आयरन के साथ नहीं लेते। तो इस डाइट प्लान पे जब आप जाते हैं तो आप आयरन दिन में ले लें, कैल्शियम और विटामिन सी की कॉम्बिनेशन शाम में, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसके डाइट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे अच्छा, हैं। एक दो सवाल एक मैंने चीज़ बताना चाहूँगा कि खाना पीना बंद करके वजन कम ना करें। हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें, लेकिन पेट भर के ना खाएं। आप देखिएगा आपकी स्किन कभी नहीं लटकेगी। वेरी गुड। और उसमें फिर आप जंक फूड ना खाएं। बिल्कुल, यानी जंक अगर फूड, छोटा बाकी मोटे चीज़ें से कम मुराद ये नहीं है कि इस्तेमाल एक समोसा उठा के खा लिया, उस जी, वक्त जी। बेहतर है कि आप एक एप्पल खा लें, है ना? तो इस बिल्कुल। तरह की आप छोटी मोटी अपने साथ एडजस्टमेंट्स करें। अच्छा जी, हम ईद के बाद मैंने सोचा है कि आयशा के साथ हमने कुछ ख़ास तौर पे वेट मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, और उसमें एक सवाल आपका बड़ा
बड़ा कॉमन आता है कि विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स जिनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वज़न बढ़ रहा होता है और हमें शायद उसका पता भी ही नहीं नहीं होता।